नमस्कार दोस्तों, बचपन के दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग आधारशिला मॉड्यूल के 40 क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दिए, आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्रेरणा सूची गणित कक्षा 1 विषय में संख्याओं की समझ हेतु गणितीय कार्यों के अंतर्गत दक्षता संख्याओं के मध्य रिक्त संख्याओं की पूर्ति कर लेते हैं का एलओ कोड है। एलओ का मतलब क्या है? लर्निंग आउटकम कोड। तो सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि भाषा और गणित की कक्षावार अलग अलग प्रेरणा सूची दी हुई है। तो यहाँ पर लर्निंग आउटकम कोड पूछ रहा है, ये हमारी दक्षता है। यहाँ पे राइट आंसर जो है वो ए है। जैसे आप एम से अंडरस्टूड है मैथ होगा, यानी गणित विषय की बात हो रही है। ए से जो फर्स्ट है ये क्लास को दिखा रहा है, सॉरी ये क्लास को दिखा रहा है, और ये पांचवी जो है वो दक्षता है। तो प्रेरणा सूची गणित कक्षा 1 की जो पांचवी दक्षता है, तो हमारा जो लर्निंग आउटकम कोड हुआ इसका राइट आंसर है M105। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बच्चों में गुणा एवं भाग करने की समझ की दक्षता विकसित करना किस कक्षा का लक्ष्य है? तो कक्षावार इसमें अलग अलग दक्षताएं दी हुई हैं, तो आप ये थोड़ा सा प्रेरणा सूची जो भेजी गई है विद्यालयों में उनको देख लीजिए। ये कक्षा 3 का लक्ष्य है कि बच्चों में गुणा एवं भाग करने की समझ की दक्षता विकसित हो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सही उत्तर की अपेक्षा अधिक महत्व किसे दिया जाना चाहिए? हमेशा बच्चों को सिखाने के लिए, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए हमें आंसर पर फोकस नहीं होना है, हमें किस पे होना है? प्रोसेस पर फोकस होना है। यानी बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो राइट आंसर तक पहुंच पाए, लेकिन अगर बच्चों की प्रोसेस क्लियर होगी तो उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो हमें हमेशा सही प्रक्रिया पर महत्व देना है। इसका राइट आंसर डी हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। फाउंडेशन लर्निंग शिविर के प्रथम सप्ताह में आप किन लर्निंग आउटकम का चयन करेंगे? फाउंडेशन लर्निंग शिविर की बात हो रही है। आधारशिला मॉड्यूल के भाग 6 में इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। फाउंडेशन लर्निंग जो शिविर है वो 50 डेज का होना है। इन 50 दिनों को हमने यानी मॉड्यूल में 7 वीक्स में दिया हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है। 7 सप्ताहों में इसको डिवाइड किया हुआ है। तो बात हो रही है कि प्रथम सप्ताह में आप कौन कौन से लर्निंग आउटकम का चयन करेंगे। तो जो लर्निंग आउटकम पहला दे पढ़िए, बच्चे पाठ्य पुस्तक को बाएं से दाएं पलटते हैं। प्रथम सप्ताह की बात हो रही है तो स्टार्टिंग में बच्चे यही सीख पाएंगे। यहाँ पर भाषा और गणित के अलग अलग शिविर आयोजित किए जाएंगे। सम्मिलित कक्षा होगी, कक्षा 1 और 2 की। और दूसरा देखिए, परिचित वस्तुओं और चित्रों के नाम बता लेते हैं। यहाँ पर नाम बताने की बात हो रही है, लिखने की बात नहीं हो रही। तो आप दोनों ही ये ऑप्शन कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। अभिभावकों तक बच्चों की प्रगति की जानकारी देने का उद्देश्य क्या है? माता पिता को हम बच्चों की प्रगति की जानकारी क्यों देंगे? क्योंकि अगर उनकी प्रगति की उन्हें जानकारी होगी तो बच्चों के लिए वो अपने घर में भी माहौल देंगे पढ़ाई का। जैसे हम क्लास में या स्कूल में बच्चों को कितने घंटे रखते हैं? 4 से 5 घंटे। बाकी पूरा टाइम तो वो अपने घर में ही स्पेंड करते हैं। तो बच्चों को पढ़ाई का माहौल घर में मिलना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वो विद्यालय से ज़्यादा घर में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि हमने घर पर पढ़ाया, विद्यालय में पढ़ाया, इतना ये बच्चों ने समझा, फिर जाके घर वो गए, खेत पर चले गए, जो भी उनके डेली वर्क हैं वहाँ पर माता पिता ने भेज दिया। तो ये सब ना करके जो माता पिता को क्या करना है कि घर पर पढ़ाई का उपयुक्त माहौल देना है। इसलिए हम बच्चों की प्रगति अभिभावकों से डिस्कस करेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। फाउंडेशन लर्निंग शिविर की साप्ताहिक कार्य योजना में गणित की कक्षा में शून्य की समझ विकसित करना कौन से सप्ताह का लक्ष्य है? यहाँ पर फिर से आप देख लीजिए, फाउंडेशन लर्निंग शिविर की बात हो रही है जो 50 डेज का आयोजित होना है। और साप्ताहिक कार्य योजना ये कक्षा 1 और 2 की सम्मिलित कक्षा होती है। सम्मिलित जो शिविर है वो आयोजित होता है भाषा और गणित की अलग अलग। तो उनके जो सप्ताह हैं उनके लक्ष्य अलग अलग निर्धारित किए गए हैं। तो शून्य की समझ की बात हो रही है, यहाँ पर शून्य की समझ की बात हो रही है। तो पहले सप्ताह में लगभग ये बताया हुआ है कि बच्चे जो संख्याओं की अवधारणा है उसको समझ लेते हैं। दूसरे सप्ताह में बताया हुआ है कि 1 से 9 तक की संख्याएं बच्चे पहचान लेते हैं और डेली यूज में उनका यूज कर लेते हैं। इसी तरह जो शून्य की समझ है वो तीसरे सप्ताह का लक्ष्य रखा गया है। इस तरह से 7 सप्ताह के अलग अलग गणित विषय के अलग अलग लक्ष्य रखे गए हैं। आप उनको आधारशिला मॉड्यूल में देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हुआ? तृतीय सप्ताह यानी तीसरे वीक्स की ये बात हो रही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नकल करके पास होने से अच्छा फेल होना है, यह कथन किस पत्र से लिया गया है? सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो पत्र है बारवियाना स्कूल के बच्चों का अध्यापक के नाम पत्र लिखा हुआ है। बारवियाना स्कूल क्या है? बारवियाना का स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर ना तो कोई अध्यापक होता है और ना ही कोई डेस्क, बेंच, बोर्ड, इस तरह की कोई भी बाउंडेशन नहीं होती। मतलब आपको लगेगा नहीं कि ये विद्यालय है। वहाँ पर बच्चे जो अधिक उम्र के बच्चे होते हैं वो कम उम्र के बच्चों के लिए पढ़ा रहे होते हैं। तो वहाँ पर टोटल फ्रीडम होती है बच्चों के लिए। तो एक तरह का ये पत्र लिखा हुआ है जो बारवियाना स्कूल है उसके बच्चों ने अध्यापक के नाम पत्र लिखा हुआ है। जो एक दूसरे बोर्गो स्कूल के अध्यापक होते हैं वो बच्चों जो उनका लर्निंग स्तर अच्छा नहीं होता है उनको फेल करके वापस घर भेज देते हैं। तो वो बच्चे फिर बारवियाना स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो ऐसे बच्चे ही उस अध्यापक के नाम पत्र लिखते हैं। तो उस स्कूल में बाउंडेशन नहीं होती है कोई, तो वहाँ पर सिखाया जाता है कि आपका नकल करके पास होने से अच्छा तो फेल होना है। तो ये कथन किस पत्र से लिया गया है आप सभी लोग समझ ही गए होंगे। इसका राइट आंसर है ये बारवियाना स्कूल के बच्चों का अध्यापक के नाम पत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाय का गोबर उठाने से तो स्कूल आना कहीं अच्छा है, ये भी उसी पत्र से लिया गया है। बारवियाना स्कूल के बच्चे होते हैं कुछ, एक ल्यूशी नामक बच्चा होता है, वो बोलता है उसके घर में 36 गायें होती हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं कि स्कूल आना अच्छा नहीं है, एक तरह का बोझ है। तो वो बच्चा कहता है कि हमें घर में जाके गोबर उठाना है, तो गाय का गोबर उठाने से तो अच्छा स्कूल आना ही है।
तो इस तरह का जो मत है वो बारवियाना का ही है। और ये मत सिर्फ उस बच्चे का नहीं है, ये हमारे समुदाय के बहुत से बच्चे हैं जो किसान परिवार से आते हैं, बहुत से बच्चों का ये मत है कि हमें स्कूल आना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि घर में उन्हें वर्क करने पड़ते हैं, उन्हें फ्रीडम तो है नहीं है। तो इस तरह के मत होते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। परिवेशीय अध्ययन के फोकल लर्निंग आउटकम है। परिवेशीय अध्ययन की बात हो रही है, यानी सराउंडिंग जो चीज़ें हैं उनका लर्निंग आउटकम क्या होगा। मानचित्र में अपने जिले, राज्य व देश का नाम निकाल लेते हैं, ये तो नहीं हुआ। बच्चे स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। परिवेशीय फोकल लर्निंग आउटकम में ये नहीं आएगा। बच्चे अपने बारे में, घर और पड़ोस के बारे में, ये सराउंडिंग बात हो रही है। देखिए आप, बच्चे अपने बारे में, घर और पड़ोस के बारे में, प्राकृतिक, भौगोलिक, सामाजिक अंतर संबंधों को समझ पाते हैं, यानी इंटर रिलेशन एक दूसरे का समझ पाते हैं। तो ये जो राइट आंसर है वो सी हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। शिक्षक प्रदर्शन सूचकों का विकास किया गया है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि शिक्षक प्रदर्शन सूचक क्या हैं, इनका विकास क्यों किया गया है। अधिकतर हम लोग ये देखते हैं कि जब हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो हम अपना फोकस तो कर रहे हैं, लेकिन बच्चे उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो नहीं समझ पाते हैं, तो हमें अपने मेथड्स में हमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो इन्हीं सब बदलावों को देखते हुए शिक्षकों के प्रदर्शन के मानक स्तर, मानक और सूचक जो हैं वो डिसाइड किए गए हैं। इन सूचक के अनुसार हम ये देखेंगे कि शिक्षक में बदलाव करने की ज़रूरत है या बच्चों की गतिविधि में। तो ये स्व आंकलन एक तरीके से किया जाता है इसमें। इसका जो राइट आंसर क्या होगा कि शिक्षक स्वयं अपने प्रदर्शन का आकलन करें और समय के साथ उसमें सुधार कर सकें। ये जो सूचक हैं इनके स्तर डिसाइड किए गए हैं, ABCD 4 स्तरों में इन सूचकों को डिसाइड किया गया है, सूचकों के स्तर को। अगर जो A है वो सबसे उच्च स्तर कहलाएगा, D सबसे निम्न स्तर। जैसे आप ये देखेंगे कि अगर क्लास की बात हो रही है, क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई हो रही है, अगर सूचक दिया है कि कक्षा में पढ़ाई का माहौल है, तो इसके सूचक के अकॉर्डिंग कैसे डिसाइड होंगे स्तर। अगर अधिकतर बच्चे सहमे हुए बैठे हैं, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि शिक्षक का स्तर भी ये बहुत निम्न स्तर है। कि बच्चों की पढ़ाई क्या हो रही है, जब बच्चे सहमे हुए बैठे हैं, डरे हुए बैठे हैं, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं कर रहे हैं, तो शिक्षक का स्तर डी हुआ। अगर इससे थोड़े से इंप्रूवमेंट की बात करें कि अगर जो शिक्षक है उसके शिक्षक की क्लास के जो बच्चे हैं कुछ तो पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ समूह ऐसे छूटे ही पड़े हुए हैं, कुछ समूह बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, कुछ तो पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ तो इंप्रूवमेंट हुआ, तो शिक्षक का स्तर क्या हुआ, डी से सी हो गया। अब इसके बाद बात करेंगे कि जो शिक्षक है वो बच्चों को गतिविधि कराने का प्रयास कर रहा है, यानी बच्चों को भाग लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दो चार बच्चे ऐसे हैं जो भाग नहीं ले रहे हैं, तो इसमें जो क्या हुआ, जो स्तर थोड़ा सा और इम्प्रूव कर गया, तो बी स्तर हो गया। बी स्तर हो गया हमारा। तो ये जो है बी स्तर अपेक्षित स्तर है हमारा, लेकिन हर शिक्षक को प्रयास करना चाहिए कि हम ए तक पहुंच जाएं। ए स्तर में क्या हुआ कि सभी बच्चों के साथ शिक्षक प्रयासरत है, यानी भाग ले रहे हैं सभी बच्चे, और जो बच्चे भाग नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए बहुत जोरों तोरों से प्रयास कर रहा है शिक्षक। तो ये हमारा इस तरह के जो सूचक है वो शिक्षक प्रदर्शन और मानकों के विकास के लिए दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आप लोग समझ गए होंगे, बी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शिक्षक प्रदर्शन मानक और सूचक की 4 श्रेणियों में सम्मिलित नहीं है। ये मानक और जो सूचक है वो किस 4 श्रेणियों में डिवाइडेड है। पहला है सामान्य शिक्षण विधि, दूसरा है भाषा शिक्षण यानी ये, तीसरा गणित शिक्षण, और चौथा पर्यावरण शिक्षण। पहला जो है वो सामान्य है, सामान्य शिक्षण विधि। तो आप ये देख ही रहे हैं जो 4 सूचक हैं इनमें से हमने विज्ञान तो नहीं बताया है, तो आपका जो राइट आंसर है वो सी हुआ। नहीं की बात हो रही है ना, तो ये 2 और ये सामान्य, 4 तो है, विज्ञान इसमें नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कक्षा प्रक्रिया में सुधार के लिए शिक्षक प्रदर्शन मानक और सूचक की श्रेणियां क्या हैं। सेम क्वेश्चन पिछले से रिलेटेड है, आप देख ही रहे थे, सामान्य शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण, गणित शिक्षण, परिवेशीय। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी हुआ, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, शिक्षक प्रदर्शन मानक के सूचकों के कितने स्तर हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो सूचक के स्तर हैं वो 4 हैं, ABCD। इसका राइट आंसर 3 हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। शिक्षक के प्रदर्शन मानक सामान्य शिक्षण विधि के अंतर्गत सहज संबंध और आकर्षक माहौल का सूचक यदि यह है कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं लेकिन कुछ समूह छूटे ही पड़े हैं, तो इस मानक का शिक्षक का स्तर क्या होगा। देखिए जो प्रदर्शन मानक है उनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी श्रेणियों में। तो जो सामान्य शिक्षण विधि की श्रेणी है उसके अंतर्गत जो सूचक ये है, आप इसको देखिए अंडरलाइन करके, कुछ बच्चे बोल रहे हैं पर कुछ छूटे ही पड़े हैं। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि जहाँ पर पूरी तरह डरे सहमे हुए बच्चे हैं वो स्तर कौन सा हुआ, डी। लेकिन कुछ बोल रहे हैं और कुछ समूह छूटे हैं तो कौन सा स्तर हुआ, सी। और डी में क्या होगा कि बच्चे भाग तो ले रहे हैं लेकिन 1-2 बच्चे छूटे हुए हैं। तो यहाँ पर समूह की बात हो रही है कि कुछ समूह छूटे हैं, तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हुआ, सी। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। बच्चे सम और विषम संख्याओं को पहचान लेते हैं, इसका एलो कोड और कक्षा क्या है। लर्निंग आउटकम कोड पूछ रहे हैं। जो लर्निंग आउटकम के कोड हैं यानी जो दक्षताएं हैं वो आप प्रेरणा सूची से देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी दक्षताएं हैं तो हम अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं सारी दक्षताएं। आप अभी ये जान लीजिए कि कक्षा 3 के जो बच्चे हैं, और मैथ की बात हो रही है, सम और विषम संख्या यानी गणित की बात हो रही है, और ये कक्षा को शो कर रहा है, तो गणित की कक्षा 3 की ये चौथी दक्षता है।
तो इसका जो एलो कोड होगा वो एम यानी गणित कक्षा 3 और चौथी दक्षता। तो ये हुआ आपका एलो कोड, लर्निंग आउटकम का कोड। कक्षा कौन सी? क्लास 3। चलिए इसका राइट आंसर सी हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। M112 कोड से तात्पर्य क्या है? अभी आपको बताया हुआ कि M का मतलब क्या है गणित में, ये देखिए M का मतलब क्या है गणित में, 1 का मतलब है कक्षा 1 की और 12वीं दक्षता। तो ये आपका जो है राइट आंसर कौन सा हुआ? सी। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। H413 कोड से तात्पर्य क्या है? H4 हिंदी, 4 मतलब कक्षा 4, तो आपकी थर्ड देखिए हिंदी में कक्षा 4 की और 13 मतलब 13वीं दक्षता। अब आप ये कोडिंग करना तो सीख ही गए हैं, तो प्रेरणा सूची एक बार आप भाषा की और गणित की अलग अलग देख लीजिए, जो दक्षताएं हैं उनको थोड़ा सा गौर से देख लीजिए, ताकि अगर कोडिंग आती है तो आप इसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें। मैंने कम इसीलिए यहाँ पे दी हुई क्योंकि बाकी आप समझ जाएंगे तो आराम से सॉल्व कर लेंगे। अगला देखिए हवा हवाई क्या है? हवा हवाई गतिविधि है, जैसे हवा में लिखना, जो कार्य योजना है फाउंडेशन लर्निंग शिविर की जो समय सारणी दी हुई है सम्मिलित कक्षा की हिंदी विषय की कक्षा 1 और 2 की, वहाँ पर तृतीय सप्ताह में बच्चों को वर्ण से संबंधित गतिविधि कराते हैं, जिसमें हवा में लिखना एक गतिविधि है, उसी को हवा हवाई हम लोग बोलते हैं। तो इस जो वर्ड पहचान में सहायक गतिविधि है ये हवा हवाई, यानी हवा में हमने लिखा आ, तो बच्चे देखेंगे ये हमें बोर्ड पर नहीं लिखना है, या फिर हम अगर यहाँ पर ये लिख रहे हैं हा बना रहे हैं तो ये बच्चों को हमें बोर्ड पर नहीं लिखना है, ये हमें हवा में लिखना है। फिर हम आपको बच्चे पहचान के बताएं कि हमने क्या लिखा है। इस तरह की गतिविधि वर्ण पहचान के लिए यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा 3 में संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य के लिए निर्धारित दक्षताओं की संख्या क्या है? कक्षा 3 की बात हो रही है। कक्षा 1 से 3 तक जो दक्षताएं हैं वो आपकी 14 हैं, और 4 और 5 के लिए जो दक्षताएं हैं वो 16 दक्षताएं हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कक्षा 3 की बात हो रही है, जो 14 दक्षताएं हैं उनको डिवाइड किया गया है विषयवार। तो समझ एवं गणितीय कार्य, संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य ये एक विषय है, इसमें टोटल 8 दक्षताएं हैं। फिर ज्यामितीय माप, इसमें 4 दक्षताएं हैं, 8 से 12, बाकी 2 दक्षताएं अलग विषय के लिए हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है। आप जब प्रेरणा सूची देखेंगे तो मेरी बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हुआ कि संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य के लिए निर्धारित दक्षताओं की संख्या कितनी है? 8 है। तो आप कंफ्यूज मत होइए, कक्षा 3 में टोटल दक्षताएं तो 14 हैं, लेकिन विषयवार यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है। अगले क्वेश्चन पर अब ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।